यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। ये आप क्या कर रही हैं, मैनेजर? अब मैं और यहाँ काम नहीं कर सकता। विवेक राय दिल्ली के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में चिल्ला रहा था। तभी मैनेजर सोनिया ने उसका सारा ऑफिस का सामान बाहर फेंकते हुए कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। हमें अब तुम्हारे जैसे नकारा एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। अब यहाँ अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये सुनने के बाद विवेक ने अपना सारा ऑफिस का सामान उठाया और जाने लगा और सोचने लगा, क्या ही दुनिया है। मैंने सीनियरों को कोई गिफ्ट नहीं दिया तो उन सब ने मिलकर मुझे निकलवा दिया। क्या मैं सच में बेरोजगार हो गया हूं? मैं तो सीरियस होकर बिजनेस करना चाहता था। शायद मुझे उन्हें कुछ लिफाफा दे ही देना चाहिए था। मेरे जूनियरों ने तो ऐसा करके अपनी पोजीशन सेव कर लिया। मैं तो बस अपने ईमानदारी का ठेका लिया था। शायद अब देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। विवेक अपने आप से ही बातें कर रहा था। मैनेजर सोनिया तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। सब दोगले हैं। उसने मेरा खूब फायदा उठाया और मैं सब कुछ देखता रहा, और अब देखो मुझे यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तभी विवेक का फोन रिंग करने लगता है और विवेक तुरंत ही अपना फोन उठाता है और कहता है, बेबी, मैं आज तुम्हें बताने वाला था कि। विवेक अभी इतना ही कह पाया था कि दूसरी तरफ से एक थोड़ा तीखी आवाज आती है, विवेक, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं क्या? विवेक के मुंह से और कुछ निकल ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला ही बैठ गया था। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना, और हाँ, पीछा करने की तो कोशिश भी मत करना। विवेक के लिए ये शब्द जहर लगे तीर की तरह थे, जो उसके दिल में छेद करते हुए उसको दर्द पहुंचा रहे थे। उसने अपने आप को संभाला। इसके बाद विवेक बोल पड़ा, क्या मैंने कोई गलती की है? आखिर तुम अचानक से मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्या कोई और तुम्हें मिल गया है जो मुझसे भी अच्छा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुमसे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हारे साथ अब और लंबे समय तक नहीं रह सकती। तुम तो अभी तक फटीचर के फटीचर ही रह गए हो। मैं तुम्हारी वो सस्ती वाली चॉकलेट और बेकार के रेस्टोरेंट्स में जाकर थक गई हूं। तुमने तो कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए। मैं अब अपनी यंग लाइफ तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी। ओके, गुड बाय। और हाँ, जाते जाते ये भी सुन लो, अगर सुसाइड करने का मन करे तो कर लेना। वैसे भी तुम्हारी लाइफ तो झंड है ही। बस मेरा नाम मत लिखना। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये सब सुनने के बाद तो विवेक को तो मानो सदमा ही लग गया हो। उसके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, ये मेरा प्यार नहीं है, ये तो कोई और है। वो ऐसा नहीं हो सकती है। वो कितनी अच्छी थी। जरूर उसे किसी ने बहला फुसला दिया है। कोई नहीं, मैं उसे समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। तभी उसके दिमाग में फिर से वही सब बातें घूमने लगी। वो अपना सिर पकड़ नीचे बैठ गया। वो सोचता है, मैंने दिन रात मेहनत करके उसके साथ शादी करने के लिए कुछ पैसे जुटाए थे। आज उसने मुझे छोड़ दिया। क्या ही खराब दिन है आज। नौकरी और छोकरी दोनों ही चली गई। विवेक ने लंबी सांस ली, अपने आप को संभाला। वो बड़बड़ाया, मैं एक लड़की के लिए इतना परेशान नहीं हो सकता। मेरी कद्र नहीं की। उसने अपना सारा सामान उठाया और लोगों से अपनी नजर छिपाते हुए लिफ्ट में चला गया। तभी अचानक ही लिफ्ट में एक तेज रोशनी हुई और विवेक के हाथ में दर्द हुआ। वहां एक बहुत सुंदर और हॉट लड़की एक टैबलेट नुमा चीज के साथ हवा में तैरती हुई उसे दिखाई दी। लड़की कहने लगती है, मास्टर, आपका रिच सिस्टम में स्वागत है और आज से मैं आपकी सर्वेंट हूं। पहले तो विवेक उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हवा में उड़ने वाली बात पर पड़ी, वो तो डर के मारे वहीं बैठ गया। वो लड़की आगे कहने लगती है, मास्टर सिस्टम आपको कुछ काम देगी जिसे पूरा करने पर आपको बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे और मैं इन सभी काम को करने में मदद करूंगी। विवेक के तो डर से पसीने छूट रहे थे और वो हकलाते हुए बोला, तुम हो कौन? ये सब क्या है और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? भूत चुड़ैल, कोई लिफ्ट रोको, मुझे बाहर जाना है। विवेक चिल्लाया। वो लड़की बोलती है, अरे मैं कोई भूत चुड़ैल नहीं हूं। वैसे मेरा कोई नाम नहीं है। मैं तो एक यही हूं जो कि सिस्टम के होस्ट की सर्वेंट हूं और ये एक रिच सिस्टम है जो आपको अमीर बनने में मदद करता है। हाँ, और रही बात आपका पीछा करने की, तो सिस्टम आप जैसे ही नल्ले और बेरोजगार को ही चुनती है। आपकी तो अभी ही कटी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? इसको सुनने के बाद विवेक ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में ये एक रिच सिस्टम है? तब तो मैं जल्द ही अमीरों की लिस्ट में आ जाऊंगा। वो लड़की कहती है, हाँ मास्टर, ये सब सच है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ साइन इन करना होगा और सिस्टम की बात को सीक्रेट ही रखना होगा। और अगर आप सिस्टम को नहीं चाहते
तो मैं चली किसी और नल्ले बेरोजगार को ढूंढने। विवेक उस लड़की को तुरंत रोकते हुए कहता है, आप जैसी ब्यूटी के लिए तो जान हाजिर है, ये साइन इन क्या है? मैं आपको मना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। विवेक ने साइन इन पर क्लिक किया, तभी एक पेज खुल गया जिसमें लिखा था, बधाई हो होस्ट, अपने साइन इन सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसके बोनस के रूप में 100 करोड़ रुपए आपके खाते में पहुंच गया है। तभी विवेक के फोन पर बैंक से मैसेज आया कि आपके खाते में 100 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। ये सब देखकर तो विवेक तो जैसे पागल ही हो गया था। वो बहुत खुश हो रहा था। आगे लिखा था, और आपको 100% कंट्रोल के साथ द मिडनाइट मून होटल दिया जाता है, और साथ में 100 करोड़ की बुगाटी वेरॉन स्पोर्ट कार नीचे पार्किंग लॉट में आ रही है। और हाँ, अब से आपको एक कैब और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करना है। क्या ये सब आपको स्वीकार है? ये सब देखकर विवेक खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, इतना सारा रुपया और ड्राइवर की जॉब, वो भी स्पोर्ट कार के साथ, कौन मना करेगा भाई, मुझे ये मंजूर है। विवेक को थोड़ा शक भी हो रहा था कि कहीं ये कोई प्रैंक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत प्रैंक वगैरह के वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी खुशी को कम करता है। वो लड़की कहती है, मास्टर, ये काम आपको हमेशा नहीं करना है, इसके पूरा होने के बाद आपको दूसरा काम करना होगा, और टास्क के पूरा होने पर आपको बड़े बड़े रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मास्टर, आपको द मिडनाइट मून होटल जाकर वहां पर अपनी कागजी कार्रवाई करनी होगी, इसके बाद वो होटल आपका। तभी वो लड़की एकदम फ्लर्ट करते हुए अपने सीने से कार की चाबी निकालती है, जिसे देखकर तो विवेक के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। चाबी लेते हुए विवेक कहता है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। विवेक को ये समझ नहीं आया कि इस एआई के पास चाबी कैसे आ गया, पर उसने इसे नजरअंदाज करना ठीक समझा। विवेक मन में सोचने लगता है कि काश ऐसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती। विवेक अपने सोच से बाहर आकर कहता है, आज से तुम्हारा नाम नीना रहेगा। जिस पर वो लड़की कहती है, जी मास्टर, थैंक यू ये नाम देने के लिए। नीना कहती है, मास्टर, आपकी कार पार्किंग लॉट एरिया ए सीरीज 11 पर लगी हुई है, और वो गायब हो जाती है। विवेक पार्किंग में पहुंच जाता है और मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि मानो ये सब बस एक सपना है। हो सकता है कोई मेरे साथ ये गंदा मजाक कर रहा हो, लेकिन आसपास तो कोई कैमरा और लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। विवेक एरिया ए में पहुंचता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, तो ये है अमीरों का पार्किंग एरिया, यहाँ तो काफी लग्जरी कारें हैं। उसके कुछ दूरी पर एक लड़की वहां अपनी कार का इंजन खोले हुई थी और कहे जा रही थी, ये क्या बला है, इसे अभी ही खराब होनी थी, मुझे जल्दी से जाना है, पता नहीं इस कार की क्या ही प्रॉब्लम है। वो युवती दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और चार्मिंग थी। तभी विवेक वहां आ जाता है। वो इस लड़की को पहचानता था। विवेक कहता है, मिस शालिनी, क्या आपके कार के साथ कुछ दिक्कत है? जिस पर शालिनी विवेक की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए कहती है, क्या तुम 8 डिपार्टमेंट के विवेक राय हो? मेरी कार को पता नहीं क्या हो गया है कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। विवेक शालिनी से कहता है, मिस शालिनी, क्या आप मेरे कार से चलना चाहेंगी? जिस पर शालिनी विवेक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, मुझे आनंद विहार जाना है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इसमें थैंक्स कैसा, मैं तो बस वहीं से गुजरने वाला था। तभी वहां रंग बिरंगे बालों वाला एक लड़का आ जाता है, जो शालिनी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मिस ब्यूटी क्वीन, इस जैसे छोटे लोगों के पास कोई अच्छी कार नहीं होगी, इसके ड्रेस ही देख लो, सब लोकल मार्केट से खरीदे हुए हैं, इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चलो। शालिनी गुस्से में उसे दूर करते हुए कहती है, मिस्टर अमन, आप मुझसे दूर रहिए, आप जैसे इंसान के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। विवेक भी बोल पड़ा, भाई अमन, आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार बस यही पास में 11 पर खड़ी है। अमन कहता है, तुम्हारी तरह तुम्हारी कार भी टूटी फूटी खटारा होगी, अगर उसमें मिस शालिनी जाएंगी तो उनका स्टेटस डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा होगा कि वो मेरे साथ मेरी स्पोर्ट कार में चले, जिसे मैंने कल ही 90 लाख में खरीदा है। अमन अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, जिसे पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। शालिनी 11 की ओर जाते हुए अमन से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टेटस की चिंता करने के लिए, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं उसी टूटी फूटी कार से ही चली जाऊंगी। तभी दोनों अचानक ही रुक जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जब सामने एक चमचमाती ब्लैक बुगाटी वेरॉन स्पोर्ट कार को देखते हैं, तब विवेक कार पर हाथ रखे हुए चाबी निकालते हुए बोला, यही मेरी टूटी फूटी खटारा कार है, ये आपकी कार जितना तो महंगी नहीं है। विवेक कार का डोर ओपन करते हुए बोला, मिस शालिनी आइए, यहां बैठिए और सुनो ब्रो, क्या तुम हमारी पूरी कंपनी के जनरल मैनेजर को अपने कचरे से कार में बैठाना चाहते थे? इधर अमन हैरान खड़ा सोच रहा था, अरे ये तो वही 100 करोड़ वाली कार है, मैं तो इसे शोरूम में दूर से ही देख पाया था यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इसे अपने सामने देख रहा हूं। क्या सच में इसके पास ये कार है? मुझे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है।
अमन दौड़कर विवेक के पास आता है और कहता है, भाई भाई, क्या तुम मुझे बैठा सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए। जिस पर विवेक बोला, तुम मेरे इस टूटी फूटी खटारा कार में बैठने के लिए लायक नहीं हो, इससे तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। और विवेक वहां से फुल स्पीड में कार लेकर निकल गया। अमन ये सब देखकर हाथ मलता रह गया। उसने तो उस कार में बैठने का सपने में ही सोचा था, और वो सपना ही रह गया। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, और विवेक मन में खुश हो रहा था कि आज मैंने कंपनी की वन ब्यूटी को अपने कार में बैठाया है। विवेक का दिल तो जैसे गाना गुनगुना रहा था। मिस शालिनी सिंह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही दिल की अच्छी भी हैं, और साथ ही साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी है। शालिनी उस चुप्पी को तोड़ते हुए बोली, क्या सच में ये कार तुम्हारी है? तुम तो हमारे कंपनी के 8 डिपार्टमेंट के एक छोटे से एम्प्लॉय हो। विवेक बोला, नहीं था, मुझे आज ही निकाल दिया गया। वास्तव में देखे तो मैं यंग जनरेशन का रिच मैन हूं। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तो सिर्फ जिंदगी के अनुभव के लिए लो प्रोफाइल वाले सभी काम करता हूं। देखो, आज से मैंने कैब और ऑनलाइन कार ड्राइवर का काम शुरू किया है, और आप मेरी पहली कस्टमर हैं। ओह, तब तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपकी पहली कस्टमर हूं। मैं अभी कैबर पर आपकी कार बुक करती हूं। शालिनी ने अपना फोन ओपन करके कहा। तभी विवेक के फोन पर मैसेज आया कि आपको मिस शालिनी सिंह के द्वारा बुक किया गया है। कुछ देर बाद, मिस शालिनी, लीजिए आपका आनंद विहार आ गया। शालिनी अपना फोन दिखाते हुए बोली, मैंने पेमेंट कर दिया है। ओके बाय, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए थैंक्स। अचानक ही वहां नीना आ जाती है, जिसे देखकर तो विवेक चौंक जाता है। नीना कहती है, बधाई हो मास्टर, आपने अपना पहला ऑर्डर पूरा किया। आपका ड्राइवर का काम 5% पूरा हुआ, और आपको रिवार्ड के रूप में 500 करोड़ रुपए आपके खाते में भेज दिए गए हैं। तभी विवेक के फोन में बैंक से मैसेज आता है, जिसे देखकर विवेक चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो सच में 500 करोड़ है, वो भी सिर्फ एक कैब और टैक्सी ऑर्डर पर। हाँ हाँ हाँ, मैं तो अमीर हो गया बे। विवेक, क्या यही फेमस द मिडनाइट मून 5 स्टार होटल है? इंडिया के टॉप लग्जरी होटलों में से एक। वाव, ये कितना ऑसम है। यहां तक कि इसमें तो कई सेलिब्रिटी भी अपनी शादी की पार्टी अरेंज करवाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी बर्थडे पार्टी यहां अरेंज की है। ये सब बोलने वाली कोई और नहीं, बल्कि विवेक की एक्स गर्लफ्रेंड पूजा चौबे थी, जिसकी आज सुबह ही विवेक के साथ ब्रेकअप हुआ था। उसकी आंखों में खुशी थी। पूजा ये सभी बातें रोहन के साथ चिपकते हुए कह रही थी। तब रोहन बोला, ठीक है बेबी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम आज यहीं पार्टी करेंगे। यहाँ का एक प्राइवेट रूम तो बस 70,000 से 80,000 का ही है। पूजा की आंखों में हैरानी थी। वो रोहन को और कसकर पकड़ते हुए कहती है, हाने तुम मुझे और पहले क्यों नहीं मिल रहे? रोहन उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, तब मैं किसी और के साथ था जाने मन। पूजा बस हंस देती है। वो कहती है, कोई नहीं, अब तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगी, और मैं तुम्हारी ही बन कर रहूंगी। तभी रोहन दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, पूजा, ये विवेक ही है ना? जिस पर पूजा भी उधर ही देखते ही चिल्लाते हुए बोली, विवेक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम फटीचर कहीं के, तुम तो सोचना भी मत कि तुम यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मना लोगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। विवेक भी बोल पड़ता है, तुम अपने आप को बुद्धू मत बनाओ। तुम क्या सोचती हो कि मैं इस होटल में तुम्हारे पास आऊंगा, अपना पैसा खर्चा करूंगा? ये तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तभी रोहन एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, क्या कहा इस होटल में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा फटीचर आदमी यहाँ इस होटल में आ भी सकता है? पूजा चिल्लाते हुए कहती है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इस भिखारी को लात मारकर बाहर फेंको। तभी वहां सिक्योरिटी वाले भागे अभी आते हैं। आखिरकार ये कोई ऐसी वैसी होटल तो थी नहीं कि कोई भी हंगामा करना शुरू कर दे। सिक्योरिटी वालों को इतने जल्दी आते देखकर रोहन मन में सोचने लगा कि अब तो इसे लात मारकर बाहर किया जाएगा। ये तो देखने लायक होगा। मैं तो तुम्हारा सूजा हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। एक तो पहले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने छीन लिया है, खी खी खी, अब तुम्हारी पिटाई देखनी है मुझे। लेकिन तभी अचानक ही सभी सिक्योरिटी वाले झुककर नमस्ते करते हुए कहते हैं, मास्टर विवेक, आप आ गए, आपका स्वागत है, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये सब नजारा देखकर तो रोहन और पूजा के मुंह खुले के खुले ही रह गए। उनका मुंह खुले इतना खुला हुआ था कि उसमें क्रिकेट की गेंद भी समा जाए। पूजा मन में सोचने लगती है कि यह हो ही नहीं सकता। मैं विवेक को 3 सालों से जानती हूं, लेकिन उसके पास तो कुछ ऐसा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? विवेक जैसा फटीचर इस द मिडनाइट मून होटल का मास्टर हो सकता है? मैं मान ही नहीं सकती। जरूर ये सब झूठ है। तभी वहां होटल का मैनेजर रश्मि आती है और विवेक को नमस्ते करते हुए कहती है, मिस्टर विवेक, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में पहले चलकर मैं आपको हमारे कामों के बारे में रिपोर्ट कर दूं। मैनेजर की बातों को सुनने के बाद तो रोहन और पूजा दोनों को यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। ये कोई मजाक नहीं हो सकता है, क्योंकि मैनेजर रश्मि आम इंसान नहीं थी
उससे तो कई बड़े बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते हैं। विवेक भी मैनेजर रश्मि से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलिए। ये सब देखकर तो पूजा हैरानी भरी शक्ल लेकर मन में सोच रही थी कि ओ माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने एक रिच मैन को फटीचर समझकर छोड़ दिया। पूजा को शौक तो इतना बड़ा लगा था कि उसके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। वो तो वहीं बैठ गई। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेजर होटल की सभी फाइल्स लाकर विवेक के सामने रख देती है। ये सब देखकर विवेक कहता है, मैनेजर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा पहले काम चल रहा था वैसे ही आगे भी चलने दो। मैं आप सभी पर विश्वास करता हूं। मैनेजर रश्मि आदर भरी नजरों से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राय, हम पर भरोसा करने के लिए। तभी वहां एक वेटर मैनेजर को रिपोर्ट करते हुए कहता है, मैनेजर रूम 204 की कस्टमर कंप्लेन कर रही हैं। मैनेजर रश्मि बोला, कैसा कंप्लेन है? जिस पर वेटर कहता है, कल उन्होंने होटल से एक स्पोर्ट कार रेंट पर लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो कार पहले ही कोई दूसरा कस्टमर लेकर गया है और वो दूसरी कार लेने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। ये सब बातें विवेक भी सुन रहा था, तो वो कहता है, तुम एक बार होटल के सभी बहिखतों पर नजर डालकर चेक कर लो, तब तक मैं इस मैटर को सेटल करता हूं। मैनेजर रश्मि बोला, ठीक है मिस्टर राय, और मन में सोचता है कि मिस्टर राय तो बहुत यंग है, क्या वो ये सेटल कर लेंगे। वहां से विवेक निकलते हुए एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, अरे यार, अमीर होने से ज्यादा मेहनत तो उसके दिखावे करने में लगती है। लगता है मुझे अब आदत डाल लेनी होगी। रूम 204 के सामने पहुंचने पर विवेक दरवाजा खटखटाता है, जिस पर एक लड़की दरवाजा खोलती है, जिसका नाम काव्या शुक्ला था। विवेक उससे बोलता है, हेलो मिस, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। हम आपके सभी शर्तों को पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आप हमारे कामों से संतुष्ट हो जाएं। काव्या मन में सोचने लगती है, ये यंग हैंडसम कौन है? मैंने तो पहले इसे कभी भी यहाँ नहीं देखा। काव्या ख्यालों से बाहर आकर कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए दूसरी कार ही ला दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। उसे समझ आ गया था कि ज्यादा डिमांड करने का कोई फायदा नहीं है। जिस पर विवेक बोला, ओ मिस, चाहे तो आप मेरी बुगाटी वेरॉन कार भी चलाने के लिए रेंट पर ले सकती हैं। ये सुनकर काव्या कहती है, क्या? मैं इतनी अमीर भी नहीं हूं कि मैं उस जैसी कार का रेंट भी ले सकूं, और यहां तक कि वो कार दूसरे स्पोर्ट कारों से भी अलग होती है, मैं उसे नहीं चला सकती। तब विवेक बोल पड़ा, क्यों ना मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ दूं, जहां कहीं भी आप जाना चाहे। जिस पर काव्या कहती है, वैसे आपका आइडिया बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूं, आप तब तक ये कॉफी पीजिए, मैं अभी अपने ड्रेस को बदल कर आती हूं। कुछ देर इंतजार करने के बाद काव्या अपने ड्रेस को बदल कर आती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। एक बार के लिए तो विवेक उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। काव्या आकर कहती है, चलिए मिस्टर चले। उसके बाद दोनों ही नीचे आने लगते हैं। इधर नीचे हॉल में रोहन पूजा को ले जाने लगता है, जिस पर पूजा रोहन से हाथ छुड़ाते हुए कहती है, रोहन तुम यहां से जल्द चले जाओ, विवेक आता ही होगा। मैं नहीं चाहती कि विवेक मेरे बारे में कुछ गलत समझे। रोहन वहां से जाते हुए सोचता है, क्या ही दोगली लड़की है ये। तुम्हें क्या लगता है विवेक अब भी तुम्हें देखना भी चाहेगा? तुम जैसी लालची लड़की को बिल्कुल भी नहीं, तुम बस सपने ही देखती रह जाओगी। रोहन को जैसे ही सब समझ आया, उसने यहां से निकल जाना ठीक समझा। वैसे भी यहां हंगामा करके वो ही मुसीबत में फंसता। पूजा की सहेली पूजा के पास आती हुए कहती है, पूजा तुम्हें क्या लगता है विवेक को इस तरह से छोड़ने पर क्या वो तुम्हें फिर से अपनाएगा? जिस पर पूजा कहती है, क्यों नहीं, मैंने जो 3 साल उसके साथ बिताए हैं, मेरे लिए उसके प्यार के हिसाब से वो मुझे इस छोटी सी गलती को तुरंत ही माफ कर देगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं कह दूंगी कि मैं सुबह बस उससे मजाक कर रही थी। पूजा की सहेली कहती है, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हें एक ऐसा अमीर सच्चा चाहने वाला आशिक मिल गया है। पूजा बाहर खड़ी बुगाटी वेरॉन कार को देखते हुए बोली, तुम दुखी मत हो, जब मैं विवेक के साथ दोबारा हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें बाहर खड़ी हुई बुगाटी वेरॉन में राइड करवाऊंगी। तभी सीढ़ियों से विवेक और काव्या दोनों ही बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। पूजा की सहेली कहती है, पूजा तुम्हारे विवेक के साथ वो कौन सी लड़की है? ऐसा रहा तो कहीं तुम्हारा विवेक तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। जैसे ही पूजा उन्हें देखती है, वो तेजी से विवेक की तरफ जाते हुए कहती है, हनी ये लड़की कौन है? क्या तुम्हारी सेक्रेटरी है? चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी बिजनेस करने में मदद करूंगी। विवेक मन में सोच रहा था कि मैंने 3 साल तक तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। आज तक मैं तुम्हें एक किस तक नहीं कर पाया। मैंने तो तुमसे शादी के सपने सोच कर रखे थे, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन आज सुबह को वो झूठी प्यार की पट्टी उतर गई। आज मैं जान गया कि मेरे प्यार का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, बस तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। विवेक पूजा की तरफ चेहरा करते हुए कहता है, अब आपको मुझसे क्या चाहिए और आप हैं कौन मिस? जिस पर पूजा थोड़ी रोनी सूरत बनाते हुए कहती है, विवेक
क्या 3 सालों का तुम्हारा मुझसे प्यार खत्म हो गया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मेरे साथ बिताए गए वो हर पल भी भूल गए हो? हमने एक दूसरे से वादा किया था, हम एक दूसरे की गलती नजरअंदाज कर हमेशा साथ रहेंगे। पूजा काव्या की ओर इशारा करते हुए कहती है, भले ही इसके पास मुझसे अच्छी चार्मिंग बॉडी हो, लेकिन ये मुझसे ज्यादा काबिल नहीं है। विवेक पूजा के उस मासूमियत भरे चेहरे को देखकर पिघलने लगता है। वो वहां उसके सामने खड़ा था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि वह पूजा को बहुत लाइक करता था। विवेक के चेहरे को देखकर काव्या समझ जाती है कि आखिर ये सब मैटर क्या है। ये फिर से उसी लड़की के जाल में फंस रहा है, और वह सोचती है कि लगता है मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। वो विवेक के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं कि नहीं? इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही मेरी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं उनके एक्स गर्लफ्रेंड से बेहतर हूं। ये सब सुनने के बाद तो मानो विवेक को होश ही आ जाता है, और वो भी काव्या के उस नाटक में शामिल हो जाता है, अपनी एक्स से पीछा छुड़ाने में। और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए काव्या के कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब लाकर बोलता है, न केवल इनके पास अच्छी काबिलियत है, बल्कि इनकी शरीर काफी फ्लेक्सिबल भी है। विवेक के अचानक इस अप्रत्याशित एक्शन से काव्या भी हैरान हो जाती है, और उसकी चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। दोनों की यह सभी हरकतों को देखकर पूजा और उसकी सहेली का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। पूजा ने अब तक जो भी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब धरी की धरी रह गई थी। विवेक वहां से जाते हुए बोलता है, अगर आपका सब खत्म हो गया हो तो हम डिनर डेट पर जा रहे हैं। पूजा चिल्लाते हुए कहती है, मत जाओ, मैं तुम्हारी लवर बनकर रहना चाहती हूँ, 3 साल के रिलेशनशिप के वास्ते। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो अभी भी? ये सब सुनने के बाद तो विवेक का मानो पारा ही हाई हो जाता है, और गुस्से से पूजा को देखते हुए चिल्लाकर कहता है, क्या प्यार प्यार लगा रखा है? कहाँ गया था यह प्यार जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, मुझको फटीचर कहकर छोड़ दिया था, यहां तक कि सुसाइड करने को भी कह दिया, और दूसरे लड़के के साथ यहां घूम रही थी। तुमने यह तक नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। तुम मुझे चीट करके यहां बर्थडे पार्टी मना रही हो। अगर यही तुम्हारा प्यार है तो यहां से चली जाओ, अब तुम्हें मैं कोई मौका नहीं दूंगा। अब से तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये सब कहने के बाद विवेक वहां से चला जाता है, और पूजा वहीं बैठी ही रह जाती है। उसके आंखों से आंसुओं की दरिया बह रही थी, मानो वो बहुत ही मासूम हो, उसकी कोई गलती ना हो। बाहर आने पर विवेक काव्या को अंदर मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है, और काव्या से पूछता है, आपको कहाँ जाना है? जिस पर काव्या बताती है, द शाइन होटल, वहां मेरे दोस्तों के साथ एक पार्टी है, और मैं आपको परेशानी में डालने के लिए माफी चाहती हूँ। जिस पर विवेक कहता है, अरे कोई नहीं, इतना तो चलता है, और आप तो हमारे होटल की कस्टमर हैं। वहीं दूर शाइन होटल के बाहर 3 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक ने कहा, अरे यार, ये काव्या कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई? क्या उसने कोई अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसी के साथ है क्या? तभी दूसरी लड़की कहती है, अरे नहीं, उसने कल कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक स्पोर्ट कार खरीद कर दी है। जिस पर तीसरी लड़की कहती है, अरे उसके बहकावे में मत आओ, आज तक मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी नहीं देखा है, तो कार की बात ही छोड़ दो, वो बस हमें हमेशा बेवकूफ बनाती है। आज जब हमारे अमीर बॉयफ्रेंड्स को देखेगी तो उसे जरूर जलन होगी। तभी वहां एक चमचमाती ब्लैक बुगाटी वेरॉन स्पोर्ट कार की एंट्री होती है, और उसमें से काव्या अपने चश्मे को लगाते हुए बाहर निकलती है। काव्या को उस कार से उतरते देख तीनों लड़कियों का तो मुंह खुले के खुले ही रह जाता है। एक लड़की कहती है, अगर मैं सही हूं तो ये वही 100 करोड़ वाली बुगाटी वेरॉन स्पोर्ट कार है। यार, सच में इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर है। उन तीनों को अपनी तरफ देखते देख काव्या विवेक से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इन तीनों से निपटने में? देखो, मैंने भी तुम्हारी मदद की थी। जिस पर विवेक समझ जाता है और उसे जाते हुए कहता है, गुड बाय हनी, टेक केयर और मजे करना। विवेक वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सलोनी बिल्डिंग में एक आंटी चिल्लाकर कह रही थी, अरे वो विवेक का बच्चा कहाँ गया? 10 दिन हो गए हैं, अभी तक उसने इस महीने का किराया नहीं दिया। जिस पर उसकी बेटी उसे समझाते हुए कहती है, विवेक आता ही होगा, आप पहले शांत हो जाइए, और अभी तो 10 ही दिन हुए हैं, उसने कहा है नकीब वो किराया दे देगा। तभी किसी ने घर का बेल बजाया और लड़की जाकर दरवाजे को खोलती है और देखती है कि वहां विवेक खड़ा है। विवेक उस लड़की से कहता है, और सिस्टर कैसी हो, सिविल सर्विस की तैयारी कैसी चल रही है? जिस पर लड़की कहती है, भाई विवेक आप आ गए, मेरी माँ आपका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आंटी विवेक को देखती है तो उस पर चिल्लाने लगती है, तुम उस पर चिल्लाने लगती है, तुमने अभी तक रूम का किराया क्यों नहीं दिया? कहाँ थे अब तक? कब तक मेरा किराया दोगे? विवेक कहने लगता है, आंटी मैं बस आपसे नमस्ते करने आया हूँ, क्योंकि मैं अब यहां से इस जगह छोड़कर जा रहा हूँ। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए आपका थैंक्स। आंटी का गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाता है
और कहने लगती है, बेटा विवेक, क्या सच में तुम जा रहे हो? क्या तुम्हारा आगे का कोई प्लान है? ठीक है, जहां जाओ खुशी से रहना है, और अगर याद आए तो हम तो हैं ही। विवेक भी मन में सोचता है कि आंटी सिर्फ दिखावा करती हैं कि वो कितनी गुस्सैल है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है, एकदम नारियल की तरह। विवेक उन्हें 15,000 भेज देते हैं और वहां से जाने लगता है। दोनों माँ बेटी उसके सामान के साथ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। उसकी कार को देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब विवेक उन्हें अपनी सब झूठी अमीर होने वाली बात बताता है कि वो एक अमीर बेटा है, और वहां से दोनों से विदा लेकर चला जाता है। दोनों पीछे उसे जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। विवेक अपने द मिडनाइट मून होटल में आता है और वहां का खाना एंजॉय करता है। कहता है, बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा, 5 स्टार होटल की बात ही अलग है। तभी उसके फोन पर शालिनी का मैसेज आता है, मैं कंपनी के बाहर खड़ी हूं, क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकते हो? जिस पर विवेक भी मैसेज करता है, क्यों नहीं, मैं अभी वहां 15 मिनट में पहुंचता हूं। 15 मिनट बाद विवेक कंपनी के बाहर पहुंचता है। वही शालिनी खड़ी थी। शालिनी विवेक को देखकर कार में अंदर बैठ जाती है। तभी विवेक शालिनी से कहता है, मिस शालिनी, क्या आप पहले कैबर पर ऑर्डर कर देंगी? शालिनी कहती है, क्या क्या ऑर्डर? जिस पर विवेक उससे कहता है, अरे टैक्सी का ऑर्डर मिस शालिनी, अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? ये समय पैसे बनाने का है। जिस पर शालिनी भी हंसते हुए कहती है, ठीक है, ये लो, हो गया ऑर्डर। शालिनी मन में सोचती है कि इस 100 करोड़ की बुगाटी वेरॉन कार को चलाने से पहले विवेक बहुत ही काबिल एम्प्लॉय था, और यहां तक कि उसने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी जीता था। खैर, अब तो कंपनी से निकाला जा चुका है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि यह इस टैक्सी ड्राइवर की जॉब को सीरियसली लेकर मेहनत कर रहा है। जरूर इसमें इसके पीछे कोई मोटिव होगा, हालांकि मैं नहीं जानती कि वह क्या होगा। इधर विवेक के मन में खुशी के मिनी बम फूट रहे थे। सोच रहा था कि यार, ये शालिनी कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी है, और यह कितनी हम्बल है। मन करता है कि इन्हें ही अपना गर्लफ्रेंड बना लूं। वैसे भी ये मेरी पहली क्रश है। पहले तो मैं इनके लेवल का नहीं था बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। अब मैं इन पर इंप्रेशन जमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंदर पहले पूजा को छोड़ने का थोड़ा दुख था, लेकिन अब आज के कारनामे के बाद उसके प्रति सारा मोह खत्म। अब से मैं इन्हीं पर फोकस करूंगा। तभी शालिनी विवेक से कहती है कि क्या सोच रहे हो, हम कहाँ चलने वाले हैं? विवेक कहता है कि मिस, आपने जहां जाने के लिए ऑर्डर किया है। तभी वहां कार में नीना आ जाती है, जिसे अचानक देखकर विवेक घबरा जाता है। जिस पर नीना कहती है कि चिंता मत करो मास्टर, मुझे वो नहीं देख सकती। जिस पर विवेक शालिनी को देखते हुए एक आराम की सांस लेता है, और फिर नीना कहती है कि वाह मास्टर, क्या ही टॉप क्लास की सुंदर औरत को तुमने अपने कार में बैठाया है। सिस्टम इसे 90 पॉइंट की रेटिंग देती है। सच में यह तो कमाल की लग रही है। इसके फिगर के तो कहने ही क्या, इसका साइज तो F है। और नीना इतना ही कह पाई थी कि विवेक शर्माते हुए उसे चुप कर देता है, जिस पर नीना समझ जाती है और वह आगे कहती है कि मास्टर, बधाई हो, अपने सफलतापूर्वक दूसरा ऑर्डर ले लिया है, और सिस्टम आपको 2 सुंदर और हॉट लड़कियों की मदद के लिए आपको रिवॉर्ड के रूप में 10,000 पॉइंट देती है, और आपका मिशन लगभग 50% होने वाला है। तभी शालिनी बोलती है कि क्या हुआ विवेक, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम चल क्यों नहीं रहे हो? विवेक कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपकी मीटिंग सही नहीं गई है। क्या आपको कोई दिक्कत है? क्या वो पर्सनल है या बिजनेस को लेकर है? शालिनी कहने लगती है कि बिजनेस को लेकर है। दरअसल कंपनी चाहती है कि 10 से 12 दिनों में एक लंच इवेंट हो, लेकिन सभी 5 स्टार होटल पहले से ही बुक है। मैं इसी को लेकर थोड़ी चिंता में हूं। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं? विवेक कहता है कि क्या आपने द मिडनाइट मून होटल को चेक किया? वो तो आपकी कंपनी के लिए पर्याप्त होगी। शालिनी कहती है कि तुम इतना क्रेजी ना बनो। द मिडनाइट मून होटल दिल्ली के महंगे लग्जरी 5 स्टार होटल में से एक है। मैं पैसे खर्च करने से नहीं डरती, लेकिन उसे बुक करने के लिए बड़े बड़े कनेक्शन की या किसी बड़े आदमी की जरूरत पड़ती है। विवेक कहता है कि अरे मिस, यह जरूरी नहीं है कि यही होगा। जीवन जो है ना, वो संघर्ष, प्रयासों और आश्चर्य से भरा पड़ा है। अब आप आज सुबह को ही देख लीजिए, जब आप मुझसे मिली थी। हो सकता है कि वहां भी कोई सरप्राइज हो। जिस पर शालिनी हंसते हुए कहती है, वाह क्या बात है, क्या ही फिल्मी डायलॉग लपेट कर मारा है। लेकिन चलो फिर एक बार कोशिश करके देख ही लेते हैं। मोड़ ओवर कार, सीधे द मिडनाइट मून होटल ले चलो। जिस पर विवेक बिल्कुल किसी एक्शन हीरो की तरह कार को पूरा 180 डिग्री पर घूमता है और द मिडनाइट मून होटल की तरफ चल पड़ता है। जिस पर शालिनी डरते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, तुम तो एकदम एक्सपर्ट निकले। कुछ देर चलने के बाद शालिनी कहती है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं उनसे बात नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा किराया नहीं दूंगी, और अगर हम उनसे बात कर पाए तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी, जो भी तुम चाहोगे। विवेक एक कातिल हंसी हंसते हुए कहता है कि तो डील पक्की रही।
रिवॉर्ड के रूप में आपको 10 दंड बैठक करना पड़ेगा, वो भी मेरे सामने। शालिनी कहती है कि दंड बैठक क्या होती है, जिस पर विवेक कहता है, अरे यार, क्या तुम जिम नहीं जाती हो? चलो फिर गूगल सर्च कर लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। शालिनी फोन पर सर्च करती है और देखकर उसके गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि यह तुम्हारे सामने करना तो बहुत शेमफुल है। विवेक कहता है कि आप तैयार हैं कि नहीं? वैसे भी शर्त की बात आपने की थी, मैंने नहीं। शालिनी मन में सोचने लगती है कि मान जाती हूं, वैसे भी जूनियर मैनेजर ने वहां पहले ही बात कर लिया था और वहां कोई भी इवेंट हॉल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। शालिनी कहती है, अच्छा दंड बैठक ही ना, चलो अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ देर बाद वे दोनों ही द मिडनाइट मून होटल पर पहुंच जाते हैं और दोनों अंदर जाते हैं। शालिनी रिसेप्शन पर खड़ी महिला से नमस्ते करते हुए कहती है कि मेरा नाम शालिनी सिंह है, मैं आपके मैनेजर रविंद्र जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। पीछे विवेक हाथ हिलाता है और उसे अपने बारे में कुछ कहने से मना कर देता है। वह रिसेप्शन वाली महिला सोचती है कि लगता है कि ये बॉस की नई गर्लफ्रेंड है, वो उसके सामने अपने गरीब होने का दिखावा कर रहे हैं फिर से, लेकिन ये उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से 1000 गुना सुंदर है। मुझे जल्दी से जाकर मैनेजर मिस्टर रविंद्र जी को बताना होगा। महिला शालिनी से कहती है, नमस्ते मिस, आप दोनों पहले बैठक में जाएं, तब तक मैं मैनेजर रविंद्र जी को बता देती हूँ। कुछ देर बाद मैनेजर वहां आता है और शालिनी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे देरी से आने के लिए माफ कीजिएगा। शालिनी मैनेजर से कहती है कि मैनेजर रविंद्र, मैं शालिनी सिंह हूं, आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी से। हमारी कंपनी एक लंच इवेंट करना चाहती है, क्या हाल फिलहाल में द मिडनाइट मून होटल का इवेंट हॉल मिल सकता है? शालिनी मन में सोच रही होती है कि मुझे इनसे कोई आशा नहीं है, मैंने तो पहले ही सोच रखा है, क्योंकि आरडीजे ग्रुप की इतनी पहुंच नहीं है। इधर पीछे खड़ा विवेक मैनेजर को इशारा कर रहा था, अब ईमान भी जा, मैनेजर हूं, करते हुए कहता है कि ठीक है, आप कब के लिए चाहती है, उसके लिए मैं अरेंज कर सकता हूं। शालिनी खुश होकर कहती है कि क्या सच में? मैनेजर रविंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कंपनी का 10 दिन में लंच इवेंट का प्लान है। मैनेजर रविंद्र भी हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा मिस शालिनी, मैं आपको पूरा मदद करूंगा कोऑपरेट करने में। दोनों बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। तब शालिनी कहती है कि विवेक, तुम तो वरदान साबित हुए, तुमने कहा और सच हो गया, तुम तो सच में कमाल के हो। जिस पर विवेक कहता है कि मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये दुनिया पूरे आश्चर्य से भरी पड़ी है। चलिए इन सभी बातों को एक तरफ कीजिए और मेरे साथ इन शब्दों का खेल न खेलिए, अपनी शर्त को पूरा कीजिए। शालिनी के गाल लाल हो जाते हैं और कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक याद है, मैं एडीजे कंपनी की जनरल मैनेजर हूं, भला मैं क्यों अपनी शर्त और किए वादे से पीछे हटूंगी? विवेक कहता है कि तो फिर शुरू हो जाइए। शालिनी कहती है कि क्या? अरे अरे नहीं, इस कार में कैसे होगा, क्या हम घर चलकर इस बारे में बात करें? इस पर विवेक कहता है कि हाँ वही ठीक रहेगा, तो चलिए फिर। विवेक तेजी से कार भागते हुए ले चलता है। इधर शालिनी का तो इतनी तेज कार चलने की वजह से होश उड़े हुए थे और वो सोच रही थी, क्या सिर्फ कुछ दंड बैठक को देखने के लिए ये इतना तेज कार चला रहा है? दोनों शालिनी के घर पहुंच जाते हैं, दोनों अंदर चले जाते हैं। विवेक वही सोफे पर बैठ जाता है। शालिनी शर्माते हुए विवेक से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे ये करते हुए देखना चाहते हो अभी? विवेक कहता है हाँ 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 बिल्कुल, चलिए देर मत कीजिए। शालिनी कहती है कि मैं पहले ही बता देती हूं कि इस तरह का जिम एक्सरसाइज मैंने पहले नहीं किया है, तो गलती होने पर कोई शिकायत मत करना। विवेक मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। शालिनी फिर अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए दंड बैठक करने लगती है। शालिनी के इस तरह के पोज के कारण विवेक के डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और उसके नाक से खून आने लगता है। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और एक 45 या 50 साल का आदमी अंदर आता है और इन दोनों को ये सब करते देख गुस्से से कहता है, क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? ही घबरा जाते हैं। शालिनी घबराते हुए कहती है कि पिताजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शालिनी के पिता गुस्से में कहते हैं कि क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? हाँ, क्या मुझे बाहर कार में ही होना चाहिए था? हाँ। शालिनी घबराते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा नया योगा टीचर है। इधर विवेक के भी पसीने आ रहे थे और मन में सोच रहा था कि अरे बाप रे, क्या ही गलत टाइमिंग है यार। शालिनी के पिता गुस्से में कहते हैं, तुम क्या सोचती हो, मुझे नहीं पता कि योगा टीचर कैसे होते हैं? और वे सीधे घर में आ जाते हैं यहाँ और ऐसे दूर से घूर कर देखते हैं। शालिनी घबराते हुए कहती है, अरे नहीं पिताजी, ये बहुत एडवांस योगा टीचर है, ये प्रैक्टिकल की जगह केवल वर्बल थ्योरी ही बताते हैं। शालिनी के पिता कहते हैं, तुम उसकी साइड लेना बंद करो, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। उधर सोफे पर विवेक सिर पर हाथ रख सोच रहा था कि वैसे योगा टीचर की जॉब भी अच्छी होती है, काश मैंने पहले कोई योग की ट्रेनिंग ली होती। तभी उसके पास शालिनी के पिता आकर बैठ जाते हैं। उनके अचानक उसके पास बैठ जाने से विवेक घबरा जाता है
शालिनी के पिता उसे गुस्से से घूरते हुए पूछते हैं, ओए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? विवेक उन्हें इतने गुस्से में देखकर घबराते हुए कहता है कि मेरा नाम विवेक है और मैं ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूं। जिस पर शालिनी के पिता मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्या ही मजाक कर रहे हो? क्या तुम कोई स्पोर्ट कार चलाते हो जो मेरी बेटी तुम्हारे साथ आएगी? विवेक सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, सच कहूं तो हाँ, मैं स्पोर्ट कार ही चलता हूं। कैबर में बाहर मेरी ही कार खड़ी है। शालिनी के पिता कहते हैं, क्या बाहर खड़ी बुगाटी वेरॉन कार तुम्हारी है? फिर वे विवेक के कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम उन बिगड़े हुए लड़कों से ज्यादा समझदार हो। अब मुझे अपनी बेटी का तुम्हारे साथ होने में कोई दिक्कत नहीं है। विवेक मन में सोचने लगता है, क्या ये कोई क्रिकेट मैच चल रहा है जो एक ही बल पर सब खेल ही बदल गया? इनका टोन तो बिल्कुल ही बदल गया। तभी शालिनी अपने पिताजी को समझने लगती है कि पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। जिस पर शालिनी के पिता कहते हैं कि हाँ, यंग लोगों की बातें हमें कहाँ समझ में आएंगी। और हाँ, मैं ये कहने आया था कि तुम दोनों साथ में शालिनी के दादाजी के 80वें जन्मदिन पर घर आ जाना और परिवार के बाकी बचे लोगों से मिल लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूं और तुम दोनों जो भी कर रहे थे उसे जारी रख सकते हो। और वे वहां से चले जाते हैं। शालिनी फिर विवेक से कहती है कि लगता है कि पिताजी ने हम दोनों के बारे में गलत समझ लिया है। विवेक कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और वो मिस शालिनी के थाई घुटने के ऊपर का हिस्सा को टच करता है, जिसके कारण शालिनी का चेहरा लाल हो जाता है और वह तुरंत ही विवेक को धक्का दे देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? विवेक कहता है कि आपके मसल्स बहुत कमजोर हैं, आपको अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ पैरों वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। विवेक की बातें सुनकर शालिनी मन में सोचने लगती है, लगता है कि मैं ही गलत समझ लिया था, वो तो सिर्फ मेरा मसल्स चेक कर रहा था। तभी विवेक के फोन पर एक मैसेज आता है। विवेक मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक होटल में उसकी कंपनी के सहयोगियों ने उसे फेयरवेल के लिए बुलाया था। इसे देखने के बाद विवेक अपना फोन अपने जेब में रखता है और जाते हुए कहता है कि मिस शालिनी, मुझे एक काम है तो मैं चलता हूं, लेकिन हाँ, अगली बार बाकी के 9 को करना होगा। शालिनी कहती है कि हाँ, मैं जानती हूं, तुम डेवल कहीं के धीरे से कहा। विवेक अपना कार लेकर उस होटल के लिए निकल जाता है जहां का एड्रेस उसके फोन में आया था और उसी होटल में पहुंच जाता है और उसके अंदर पहुंचता है। वहीं एक लड़की विवेक को बुलाते हुए कहती है, हे विवेक, हम लोग यहाँ हैं, हमने तुम्हारे लिए एक सीट पहले से ही रिजर्व करके रखी है। विवेक वहां उन लोगों के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम श्वेता था। वहां टेबल पर कई लोग बैठे थे। ये लोग वही थे जिनके साथ विवेक पहले काम करता था एड डिपार्टमेंट में। श्वेता विवेक से कहती है कि विवेक, तुम्हें इतने गुस्से में आकर जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम तो जल्द ही प्रमोट होने वाले थे, तब तुम डायरेक्ट बन जाते। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम गलत कह रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी परफॉर्मेंस इसके परफॉर्मेंस से बुरी थी? और तुम कैसे जानती हो कि डायरेक्टर का पद इस विवेक को ही मिलता? जिस पर श्वेता कहती है कि विवेक का परफॉर्मेंस तुमसे अच्छा था तो स्वाभाविक रूप से डायरेक्ट का पद उसे ही दिया जाता। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि लेकिन अब नहीं, अब ये तो निकल जा चुका है और मैं तो सुना है कि डायरेक्टर का पद मिस्टर रवि को दिया जा रहा है ना मिस्टर रवि? जिस पर रवि कहता है, हाँ ये सच है, मैं जल्दी डायरेक्टर बन जाऊंगा, उसके लिए मैं बाद में तुम सबको 5 स्टार होटल में ट्रीट दूंगा। जिस पर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर रवि आप बेस्ट है। फिर वो कहता है, लेकिन आज का नया मुद्दा विवेक है तो हमें विवेक पर ही फोकस करना चाहिए। विवेक कहता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं बस शो ऑफ करने आए हो। जिस पर रवि कहता है कि अरे नहीं विवेक, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम सब तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहे थे और तुम्हारा अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि यहाँ इस बड़े शहर में रहना इतना आसान नहीं है। क्या तुम अपने परिवार में जा रहे हो? जिस पर वह दूसरा लड़का कहता है कि कौन सा परिवार, ये तो एक अनाथ है, इसका कोई घर नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकता। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।